यानी उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि हमारा एक पैर नहीं है। और योगाहार कार्यक्रम में जब से जुड़े तब से प्रतिदिन वीडियो खोल करके और वो योग प्राणायाम आसन व्यायाम जो भी सारी चीज़ें करते थे। अभी 2 दिन पहले आदरणीय रंजना जी जो जिस दिन योग करा रही थी, उस दिन वह खड़े होकर के उनके साथ योग कर रहे थे और सूर्य नमस्कार कर रहे थे। उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैंने सदन में कई बार बोला कि परंतु जब उनका समाचार कल डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी के द्वारा वो समाचार प्राप्त हुआ तो हृदय को बहुत कष्ट हुआ और होगा ही, क्योंकि ये परिवार हमारा योगाहार परिवार ही सब कुछ है। आपस में हम एक दूसरे के साथ आत्मीयता के साथ संबंध बना रखे हैं। जो जुड़ जाता है वो कभी इससे निकलता नहीं है। और ये हमारी दूसरी अपूर्ण क्षति है। पहली क्षति हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी के रूप में हमें हुई थी और दूसरी क्षति हमारे श्रीकांत जी झोपे जी के रूप में हुई है। आगे हम नहीं चाहते कि हमारे कोई भाई बहन का हमें इस प्रकार का समाचार मिले। ईश्वर की मर्जी है, जैसा कि उसको कोई टाल नहीं सकता है। अब जो भी लिखा है, जो तय है, वो अलग बात है, परंतु हमें अपनी तरफ से प्रयास अवश्य करना चाहिए। जब भी कोई घटनाएं हो जाती हैं, चाहे वो सड़क हादसा हो या अन्य कई हादसे होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि सिर्फ समाज ओम शांति करके सिंपैथी करके और इतिश्री कर देता है, उस पर कभी चिंता नहीं किया है। ये हुआ क्यों? अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी की किडनी खराब हुई है, किसी को कैंसर हुआ है, उसका कारण क्या है, इस पर कभी कोई नहीं गया। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो क्या गलती की है उसने, आगे आने वाले लोग गलती ना करें, इस पर कभी भी चिंतन नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। और हम अपने समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को खोते जा रहे हैं। निश्चित उस समय कहने में लोग हिम्मत नहीं रखते हैं। कई ऐसे हादसे हुए हैं जो सामूहिक हादसे हुए हैं और हमारी कई मौतें हुई हैं। उसका कारण है कि अनियंत्रित रूप से कार चलाना, बाइक चलाना या कोई भी, या बस में अगर कोई ड्राइवर मोबाइल चला के गाड़ी चला रहा है, मोबाइल चला रहा है या नशा किए हुए है, फिर भी सवारियां उसमें जो बैठे यात्री उसको नहीं रोकते हैं और एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और सारी बैठी यात्री उसका शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं हैं। यानी ये भी एक घटना है कि हम योगाहार कार्यक्रम में हम लगातार योग कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें ये समाचार मिलने को मिलता है। वैसे तो कोई भी चला जाए अलग बात है, लेकिन हार्ट अटैक आ जाना, किसी की किडनी खराब हो जाना, किसी को कैंसर हो जाना, इस प्रकार की एक विचारणीय घटनाएं हैं और हम चाहेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर हम कैसे अपना विशेष योगदान दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ इसका नाम हमने आदरणीय पवन सर जी के द्वारा योग क्लास के बाद योगाहार, योग आहार, योग और आहार दोनों का समन्वय अति आवश्यक है। हम योग करते हैं, वो हमने देखा। 2 घटनाएं हमने जो देखी हैं कि योग हमने किया परंतु आहार में अगर हमने जो है ध्यान नहीं दिया आहार पर, तो हमारे शरीर पर आहार अपना असर दिखाता है और उसका परिणाम शायद हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। हमारे साथीगण, हमारे आदरणीय उपस्थित सदन इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है और मैं चाहूँगा कि इस विषय पर चिंतन किया जाए, ऐसा हमारा निवेदन है। इसलिए आज हमने रंजना जी से निवेदन किया था कि आज हमको, आज वो अगर आज नहीं हो पाएगा तो कल हमें चिंतन करना है कि अगर हमारे किसी भाई बहन को किसी प्रकार की विशेष तकलीफ है या परिवार में किसी की कोई विशेष तकलीफ है, बीमारी है, तो उसको क्या किस योग आसन प्राणायाम के द्वारा ठीक किया जा सकता है और उस पर किसी दिन पूरा पैकेज वही कराया जाए,
ताकि उस भाई बहन को लाभ मिल सके। जैसे हमारे श्रीकांत जी को अगर कोई बीपी शुगर थी या बीपी हाई कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो हमें उनको उसके संबंधित ही पूरा पैकेज कराना चाहिए था, या अपन को जानकारी होती। या जैसे हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को उस समय टीबी लंग्स में इन्फेक्शन था, उसके लिए क्या हो सकता है। उन्होंने बहुत बहुत प्रयास किया, परंतु परिवार के लोगों ने विश्वास नहीं किया और डॉक्टर को ले गए, और जब उन्होंने वो डॉक्टर के इलाज शुरू कर दिया, वहीं से उनकी तबीयत खराब हुई और बिगड़ती गई, और वो अंतुगत तो हमारे बीच से वो चले गए। हमें चाहिए कि इन विषयों पर गंभीरता के साथ चिंतन करें, और अगर किसी भाई बहन के बीच में अगर कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो उसको छुपाए ना, सदन में बताएं और उसका उपाय जानें। अगर सामूहिक रूप से सदन में नहीं बता पाते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से फोन करके किसी भी सदस्य को अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और अगर बिना नाम के भी अपन जो है उसको अगर संकोच करते हैं, तो बिना नाम लिए भी उस बीमारी का उपाय समाधान हम योगाहार कार्यक्रम में करेंगे। हमारे एक से एक विद्वान, एक से एक योगाचार और आयुर्वेदाचार इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और वो सारी चीज़ें जानते हैं। हमारे पास हर समस्या का समाधान है, क्यों ना हम उसका सदुपयोग करें। इन्हीं शब्दों के मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सदन से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर, इस चिंतन पर आप लोग अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, और हेड रेज करके करने का कष्ट करेंगे तो आमंत्रित करने में सुविधा होगी संचालक को, ताकि जिनके मन में कोई विचार आते हैं वो हैंड रीच करें, और अभी समय से हैंड रीच करें। जैसे ही 7:45 हो जाते इसके बाद हमारे साथी भाई बहन हैंड रीच करना शुरू कर देते हैं, और फिर जो है लास्ट में 8 बजे के बाद हमें हमारा निवेदन है कि इस का कोई मत हो तो हैंड रीच करके हैंड रीच करें तो उनको आमंत्रित कर लेते हैं, और अगर हैंड रीच नहीं कर रहे हैं तो फिर संचालन आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, मैं आपको ये मंच सौंपता हूँ, इसका संचालन करने का कष्ट करें। ओ जी आदरणीय दिनेश जी स्थिति सेमवाल जी। आदरणीय, ये बहुत जी आदरणीय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और हैंड रेज भी हो रहे हैं। लेकिन मैं संचालन की भूमिका में आगे आऊं उससे पहले मैं 5 मिनट आपसे मांगता हूं। 5 मिनट के बाद मैं उपस्थित होऊंगा आदरणीय। जी जी जी, आदरणीय रंजना जी जो हैंड रीच है उनको आमंत्रित कर लें। जी आदरणीय डॉक्टर जी जी आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। और आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और ये जो विषय चुना है ये भी एक बहुत गंभीर और विचारणीय विषय है कि हम लोग जो है हमारे साथ ही रोज योग कर रहे हैं, और ऐसा नहीं जैसे हम आदरणीय जोपे जी की बात कर रहे हैं, श्रीकांत जी की, वो नियमित और अच्छा अभ्यास कर रहे थे, परंतु शायद हम लोग जैसा कि आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें 90% फायदा तो प्राणायाम से मिलता है, और 10% फायदा हमें ये दूसरे जो हम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, आसन करते हैं, इनसे मिलता है। तो अभी हमारे योगाहार में उल्टा हो रहा, हम ज्यादा समय दे रहे हैं आसन को, प्राणायाम को, यौगिक जागरण को, और जो हमें करना चाहिए प्राणायाम में हम ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। तो सदन में इस पे चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे सदस्यों को जो अनुभव आए हैं
किसी भी बीमारी के संबंध में, किसी भी संबंध में, तो एक दूसरे से उनको या तो हमारे सदन में ही बता दें या वो पूछ लें। ऐसे मैं आपको 2 उदाहरण ऐसे बता सकता हूं जो अभी तत्काल के ही हैं। हमारे आदरणीय प्रदीप राज जी के बेटे जो बंगलोर में हैं, वो कुंजर करके, चूंकि उनको बहुत एसिटिक एसिड है तो उनको बहुत तकलीफ होती, तो वो कुंजर कर लेते हैं तो उन्हें फायदा हो जाता है। परंतु बीच में ऐसा उनसे एक गलती हो गई जिसके कारण वो बहुत ही घबरा गए, क्योंकि ना तो हमें कोई बहुत ज्यादा जानकारी, परंतु प्रदीप राज जी ने जब ये कहा, मेरे से प्रश्न किया, तो मैंने कहा भाई जो भी कोई गुरुकुल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी हो वो इसको देख सकते हैं या गुरुकुल के व्यक्ति इसको बात कर सकते हैं। फिर भी हमने एक व्यक्ति जो है वो थोड़े से इस संबंध में जानते हैं, उनसे चर्चा की और उन्होंने उसका निदान बताया और वो उनको अच्छा लगा। परंतु कल फिर उन्हें एक समस्या हो गई कि उनको थोड़ा सा कलर जो लाल कलर आने लगा, तो वो बहुत घबरा गए कि क्या मेरे अंदर खून वून निकलने लगा। तो फिर कल उनसे फिर चर्चा हुई तो उन्होंने उसको कहा कि नहीं, ये तुम्हारे एसिड का ही प्रभाव है और उसके कलर कभी हरा लाल ऐसा निकलता है, तो उन्हें रिलीव हुई। मेरा कहना यह है कि यदि हम अपनी समस्या इस सदन में प्रस्तुत कर दें तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसके निकाल आ सकते हैं और उन बातों पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। जी ओ जी जी धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय कविता रानी जी, आपका हैंड राइज है जी। कविता जी, हेलो। हाँ कविता। सदन को नमन। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। सदन को नमन। हाँ, आ रही सभी भाई बहन जितने भी उपस्थित हैं, मेरी कल दीदी से बात हुई थी तो मुझे बहुत ही दुख हुआ ये सुन के कि वो श्रीकांत भाई जी जो इतना उत्साह लिए हुए घूम रहे थे और उनकी अचानक ऐसे मौत हो गई, तो वो असहनीय है हमारे लिए। क्योंकि वही जैसे मुनीलाल भाई जी ने कहा कि हम एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं और जुड़ाव ये नहीं होता, एक ये हमारा परिवार बन गया है। जैसे कि वो कहते हैं ना, जो साथ रहते हैं वही भाई पास में होता है, वही पास भाई होता है। ये हमारे सभी बहन भाई बन गए क्योंकि सुबह सुबह हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और वैसे भी हम आत्मीयता से मन से जुड़ चुके हैं। तो दुख होता है कि वो कैसे कैसे, मतलब उनकी लेग ना होते हुए भी उन्हें एक बार भी ये फील नहीं होता था और इतना वो एक्टिव रहते थे। फोटोग्राफी में भी इवन ये मैंने कहा, जैसे मैं वहां पे एक्टिवली काम, जैसे मुझे लगा कि वो कहते दीदी मैं आपका वो करता हूँ फोटोग्राफी। मैंने कहा भाई नहीं आप बैठो। बोला नहीं 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 मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो विकलांग उसकी लेग ना होने से विकलांग नहीं होते, विकलांग आदमी मन से होता है, यहाँ से। और इतना दुख हुआ तो कल जैसे पता चला, फिर दीदी ने बताया कि उनको बीपी हाई था, कई तरह की प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा कि मेरी एक सजेशन अगर आप मानो तो हम हर किसी को बोल देते कि करो योग, ये कॉमन क्लास के लिए योग है। अगर मेरी एडवाइस अच्छी लगे तो मतलब बताना, नहीं तो मतलब बता देना, अगर हो सकता है मैं गलत हूं। जैसे भाई को प्रॉब्लम थी, उन्हें बोले कि वो शिक्षक की देखरेख में ही करें। हम डॉक्टरों के इतने पैसे देते हैं, इतना वेस्ट होता है, वो किसी शिक्षक के पास जाके करेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम स्वस्थ व्यक्ति है ना, योग होता है निरोग रहने के लिए। लोगों को वहम है कि लोग बीमारी लग जाए तब वो योग करें, ठीक है वो कंट्रोल हो जाती है, परंतु बिल्कुल जड़ जानी बहुत मुश्किल हो जाती है। और जैसे अपने स्वामी जी कहते हैं प्राणायाम, उसकी बीमारी जैसे बोला कि बीपी था तो उसको प्राणायाम बहुत ज्यादा करने चाहिए थे, न कि बॉडी का मतलब जैसे योगिंग जोगिंग। और कई आसन ऐसे होते हैं जैसे सपोज दैट अर्धल आसन करते हैं, जिनको बीपी हाई होता है उन्हें नहीं करने चाहिए ये आसन। पहले सावधानियों को जानने का प्रयास करना चाहिए कि किसको करना चाहिए किसको नहीं, और हम कर लेते हैं हालांकि पता नहीं चलता। मुनि भाई जी वाली बात है कि क्या पता कब हमारा टाइम लिखा हो, क्या पता 2 दिन बाद हम ही ना रहे।
ऐसा कुछ नहीं है, परंतु हम अपनी तरफ से कम एक वो कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो दवाई वगैरह मेडिसिन से पहले हम अपना खुद का ध्यान रखें, आहार का ध्यान रखें, कई चीजें हैं। और खासकर जो दादू भैया ने बोला कि वो हम प्राणायाम पे कम ध्यान देते हैं और आसन वगैरह पे, जॉगिंग पे, ठीक है, जो स्वस्थ है वो व्यक्ति, जो बच्चे हैं, छोटे हैं, एक्टिव है, वो करते रहें। अब मैं 3-4 दिन से मेरी तबीयत डाउन है, जुकाम बुखार है, तो मैं मतलब मेरे पास फोन आके दीदी आप क्लास ले लो, क्यों मैं ही पहले इस लायक नहीं हूं कि मैं खुल के कर सकूं, तो मैं आपको क्या करवा दूंगी। तो मैंने कहा मेरी तबीयत ऐसी है, कल्पना दी बोले, रंजना दी बोले, कहते ठीक है आप रेस्ट करो। फिर भी मेरा ये रहता है कि चलो मैं कर नहीं सकती तो भाइयों के साथ जुड़ तो सकती हूँ एटलीस्ट, तो मैं देखती रहती हूँ और अपना प्राणायाम वगैरह करती रहती हूँ। और एक एक्यूप्रेशर जैसे हम कोई बता देते हैं, अगर पूरा पता है तो बताएं, नहीं तो ये मैट है, इस पे है ना सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाते हैं। इसके ऊपर जैसे हाथों से भी हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, पैरों से भी कर सकते हैं, जिससे जितना बन पड़े। कम से कम 2 से 3 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। इसमें जाने अनजाने में हमारे पॉइंट एक्यूप्रेशर होते रहते हैं। फिर क्लैपिंग है, जैसे क्लैपिंग में कोई ये नहीं होता, क्लैपिंग में आपको ये लगे कि हाँ हम 5 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट कर सकते हैं तो क्लैपिंग करवाएं, क्योंकि इससे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव होते हैं। हास्य क्रिया जरूरी है। एक बार जैसे हम हा हा बस ठीक है हम हंस लिए, परंतु खुल के जब भी आपको टाइम मिले परिवार में तो खुल के हंसो, ये नहीं बिना काम में हंसते रहे, परंतु खुल के हंसेंगे तो इससे हमारे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनसे हमें काफी बेनिफिट होता है। और हमारे जो हमारे बस की बात नहीं उसको छोड़ दो, इवन कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन है, सभी बीमारियां तनाव से होती हैं। लोग ऊपर से खुश दिखते हैं, अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। जो आज का जनरेशन लगा लीजिए, किसी को बच्चों की चिंता है, किसी को पेरेंट्स की चिंता है, मतलब ऐसे लगे रहते हैं। तो अगर हम एक दूसरे से जुड़ गए तो जुड़ना ये है, देखो मन सबके साथ नहीं मिलता। सपोज दैट मैं दीदी से बात कर रही हूँ या कुसुम दीदी से बात कर रही हूँ, मुनि भाई जी से बात, किसी भी से बात कर रही हूँ, सपोज दैट अगर कोई भी बात अपने मन में ना रखें, खुलासा करें उसका, किसी भी प्रकार की टेंशन है उसे खुलासा करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, अगर आप सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहेंगे। और सोचेंगे मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा, अरे कौन क्या सोचेगा, मरने के बाद कौन क्या सोचता रहेगा। उससे बेटर है कि आप बात करें उसके ऊपर खुल के। जब तक समस्या का समाधान नहीं ढूंढोगे तो समस्या बढ़ती चली जाएगी, फुंसी से फोड़ा बन जाएगा और फिर वो काबू से बाहर हो जाता है। अभी मेरी रिसेंटली एक घटना बताती हूँ। मेरी फ्रेंड थी बहुत अच्छी और मैं योग करवाती थी उसे 2013 में, 13-14 में मैं भिवानी में उस टाइम आई थी। तो मैं पार्क में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम मैंने डिग्रियां नहीं ली थी। जैसे जस्ट 2-4 दिन का कैंप लगाया, अपने पतंजलि के लगते हैं जैसे किया, और मेरा शरीर एक्टिव था भगवान की दया से, मैं करवाने लगी कि किसी का भला हो जाए। परंतु धीरे धीरे जैसे अब मैंने डिप्लोमा किया, मैंने बहुत सी चीजें इनमें जानी, किसको क्या करना चाहिए किसको नहीं। तब मैंने सेंटर किया तो वो लेडीज क्या करती, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती थी, फिर मैं अपने काम में घुस गई। मैंने उनको कहा भी तुम यहाँ आ जाओ। उनको वैसे तो बोलती कि बहुत नहीं आएंगे, कविता जी आएंगे, उनको ये लगा भी, मैंने कहा आप लोगों का कोई ये नहीं है कि आप क्या दे रहे हो, आपने क्या फीस रखी, मैंने कहा इतनी रखी, कहते थोड़ी कम रखो। मैंने कहा आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको लगे कविता को कुछ देना है तो दे देना, नहीं तो मत देना, कोई जरूरी नहीं है, तुम कर लो बहनों, क्योंकि मैंने जो सीखा मैं बताना चाहती हूँ। उस टाइम मेरे भी बहुत जुनून था, 3 साल पहले तब खोला। तो मुझे पता चला वो लेडीज उनमें से कोई मिली। मैंने कहा आपको क्या हो गया शीला, आप ऐसे क्यों हो रहे हो। उन्होंने कहा ना बहन मेरे को कुछ नहीं, रिसेंटली मुझे 2-3 महीने पहले मुझे ये पता चला कि 3 महीने यहाँ आने से मतलब 2 महीने पहले मुझे पता चला कि उसको कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत गलत है। मुझे लगा तो मैंने कहा उसने बताया नहीं मुझे, तो किसी ने कहा हमारा नाम मत लेना। मैं उसको मिलने के बहाने गई तो वो सारी सूजी हुई पड़ी केमिकल्स, वो जैसे भाई जी ने बताया उन वो अपने जो पहले भाई गए थे ऐसे उनको कैंसर हो गया और वो डॉक्टरों की चली गई। प्राणायाम पे इन पे कोई ध्यान नहीं। तो फिर
वो बोले, वो मेरे को देख के, वो मैं उसको देख के, मैंने तूने इतना बड़ा धोखा किया, तूने बताया ही नहीं। कहते बहन मैंने सोची कि वो दुखी होंगे। मैंने दुखी, बच्चे बोले माँ आंटी हमारे को भी नहीं बताया, मम्मी ने तो ऑपरेशन करवा लिया। बेटियां मैं पीछे मर जाती तो ये लड़कियां क्या करती, कम से भाव तो अपने भाव जो विचार है वो तो निकाल देती। अब कहती आप मेरे पास आते रहो, मैं विदाउट फीस, मैंने उससे कुछ नहीं लिया, ना मैंने उसको कुछ कहा। ठीक है बहन मेरे को पास टाइम तो नहीं, आगे क्लास होती है होम क्लासेज वगैरह, परंतु फिर भी मैं टाइम निकाल के कभी पौना घंटा कभी घंटा मेरे बच्चों को मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे हो गया। तो कहते मम्मी हम है ना, आप और लेट आते हो 1 घंटा और सही, हम भूखे रह लेंगे, उस आंटी के पास जरूर जाना। मैंने ठीक है बेटा। सेंटर के पास आगे पढ़ती थी, कहते माँ तो नहीं सकती, तेरे सेंटर पे कोई छोड़ने वाला नहीं। मैं उसके घर जाती, मैंने 1.5 महीने उसे मतलब हाथ की एक्सरसाइज वगैरह करवाई, जहां सोजन स्वेलिंग आ रखी थी, पूरा हाथ सूजा हुआ उसकी, ये ब्रेस्ट निकल गई। तो उन्होंने आराम होने लग गया थोड़ा थोड़ा, तो मुझे ही डराना पड़ गया। कहते मैंने उसको ये कहा, मैं ये अकेला इस इसका नहीं, आप भी और भी चेकअप करवा के भी डॉक्टर से दिखा। मैंने कुसुम दीदी से बात की उसके बारे में, मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने कहा रिपोर्ट भेज देना। उनके घर वालों ने, उसके लड़के ने, हाँ आंटी भेजूंगा, मैं बिजी हूँ। मुझे आज पता चलता है मतलब 10-15 दिन पहले कि उनको साथ के साथ ब्रेन कैंसर भी था, और उन्होंने बताया नहीं किसी को कि ब्रेन कैंसर है। और अंदर जो केमिकल्स थे उनकी, वो जो क्षमता थी, प्रतिरोधक क्षमता, वो खत्म होती चली गई और दवाइयों की तरफ जाते रहे। लास्ट में डॉक्टर ने कह दिया चले जाओ। और मैं जिस टाइम पे 2-3 महीने पहले उनको छोड़ के आई, तो बिल्कुल पैर घर तक आने, मतलब बाहर तक मेरे को छोड़ने आई, खुश रहती, मैं उसको हंसाती, चैंटिंग ओम चैंटिंग करवाती। तो कहती आप पहले जाओ मत, मेरे को इधर आना पड़ा। मैं कहा बहन मेरे को ऐसे ऐसे जाना पड़ा, मैं किसी और को बोलूंगी। कहते और किसी को बोले तो पैसे के लिए बोल देना, क्योंकि तेरा मेरा हिसाब अलग है। तो ये हिसाब और पैसे सब कुछ यहीं धरे रह जाते। मैंने शायद आपका लंबा टाइम ले लिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने ये सभी बहन भाई हैं, यहाँ पे कोई डॉक्टर हैं, कोई बड़े बड़े जुड़े हुए हैं जो भी विद्वान हैं, तो एक दूसरे को बताएंगे तो अवश्य इस समस्या का हल निकल आएगा। कभी भी ऐसे ना दबाएं। और ये नहीं है कि हमें सूर्य नमस्कार आता हम दबा दब करें, नहीं, आपकी क्षमता अनुसार करें, आपकी क्षमता अनुसार। मैं बार बार कहती हूँ, 3-4 दिन हो गए मैं सूर्य नमस्कार बिल्कुल भी नहीं करती, जबकि मैं 50-50 सूर्य नमस्कार 15 मिनट में निकाल देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जब बॉडी अलाउ नहीं करेगी तो रेस्ट इज बेस्ट। रेस्ट भी बहुत जरूरी है बॉडी को, जब तक उनकी मरम्मत नहीं हो जाएगी, रीजनरेट कैसे हो पाएंगी वो चीजें। तो मेरी गुजारिश है कि हाथ जोड़ के, मैंने दीदी को कहा था कि उन लोगों को न जोड़े, उनको बोले अगर आपको प्रॉब्लम है कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की, तो आप इस चीज को अवॉइड करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और तभी आप योग की तरफ बढ़े। इवन मैं अब चंद्रकुंड स्नान में, मैं यहाँ कोयम्बटूर आई हुई हूँ, तो यहाँ पे ईशा योग है एक, चंद्रकुंड स्नान वगैरह ऐसे कुछ करके, उस पे बाकायदा लिखा हुआ है यहाँ पे घुसे तो आपका बीपी हाई ना हो, आपकी ये दिक्कत ना हो। अगर आपको ये दिक्कत है तो आप इसमें ना जाएं। तो सावधानियां बहुत जरूरी है, लाभ से पहले सावधानियां करनी जरूरी है। मैं बस यही कहना चाहती थी। अगर कोई गलती है, किसी को पिंच हुआ तो थोड़ा मुझे माफ कीजिएगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद, अतिशय सुंदर कविता जी, आपने अपना मार्गदर्शन दिया। और मैं आगे आदरणीय कल्पना कोटले जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपना। ओम दीदी धन्यवाद। और सदन को नमन, गुरु सत्ता को नमन। जैसे कि कविता रानी जी ने बताया, बहुत सही बोला कि उन्होंने कि पहले कि मेरी स्थिति क्या है, इस प्रकार से उस प्रकार से सब योग प्राणायाम करे। और सिर्फ योग नहीं, और आहार भी महत्वपूर्ण है कि अगर योग करने से 1 कदम आगे बढ़ते हैं और आहार गलत किया तो आप 10 कदम पीछे चले जाते हैं। तो ये सभी दिशाओं से काम करना होगा। जैसे कि अभी जो घटनाएं हो रही है वर्तमान में, परिदृश्य जो है, और इसका मुख्य उद्देश्य मेरे अनुभूति से कि जो वातावरण, हमको जो शिक्षा दी गई है कि हमको सिर्फ नौकरशाही की शिक्षा दी गई कि हमको बड़े होकर नौकरी करना है। लेकिन जैसे हमारे ऋषि मुनि थे, पहले गुरुकुलीय शिक्षा थी, तो उसमें सिखाया जाता था कि कैसे रहना, खाना, विचार करना, समाज में कैसे जीना। लेकिन हमारे शिक्षा में तो कहीं भी हमको ये नहीं सिखाया गया है कि आपका
जैसे वात पित्त कफ है, किस प्रकार से आपके दोषों के अनुसार आपको जीना है, त्रिदोष को कैसे सम रखना है, ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं। हम तो अभी अभी हम नए नए शब्द सुन रहे हैं। तो हमारी प्रकृति तीनों दोषों की होती है, वात पित्त कफ। और आहार अमर, एक भी अगर आहार हमारे जीवा के ऊपर जाता है, हमारे पेट में उतरता है, तो उसका दुष्प्रभाव निश्चित ही होता है। और अभी तो बस जो भी व्यक्ति कृषि में जो कार्य करता है, तो बहुत कम लोग हैं कि जो प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं या कीटनाशक नहीं डाल रहे। तो जो कीटनाशक और इतनी सारी दवाइयाँ और बहुत सारा उनका उद्देश्य ही होता है कि पैसा कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा फसल निकाले और पैसा कमाए। और हरी हरी सब्जियां हमको जो दिखती है, फल दिखते हैं, तो हमारा आहार इतना दूषित हो गया है। तो हमको ये समझना होगा कि मेरा शरीर क्या है, मुझे कैसे, तो हम लोग इस और भी काम करें। लोगों को हमारे ऋषि मुनियों ने जो दिया है हमको, पहले कितने हजारों साल पहले या अनंत काल से जो चलते आ रहा था, और हमारी देवभूमि है, इससे सब हमारे ऋषियों ने हमको दिया है, तो हम उसको अनुग्रहित नहीं करते। और हमारे को पता ही नहीं कि हमको क्या खाना है, कैसे जीना है, कैसे जीना है। तो एक बार जरूर, क्योंकि इस सदन में मुझे पता है कि कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है, तो सिर्फ योग करने से नहीं होगा, उनको कि कैसी दिनचर्या रखना है, कैसे खाना है, कैसे सोचना है, बहुत सारी चीजें वो भी करना होगा, समझना होगा। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी दीपावली में हम लोग पतंजलि जा रहे हैं। मैं पतंजलि इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ लोग ये भी टॉर्चर करते हैं कि सिर्फ पतंजलि से पागलपन है, मतलब आप लोगों का जुड़ाव हो गया तो। लेकिन वहाँ पे सिखाया जाता है कि सभी दिशाओं से आगे बढ़ना। स्वामी जी बोलते हैं कि सभी दिशाओं से आगे बढ़ना है। अगर स्वास्थ्य खराब है तो आपको एक दिशा से ही नहीं जाना है, सिर्फ आहार, सिर्फ योग नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपका अंदर से किस कारण से आपको मतलब प्रॉब्लम हो रही है, कारणों को हटाना होगा, जानना होगा कि किस कारण से आपको प्रॉब्लम हो रही है, स्वास्थ्य आपका किस कारण से बिगड़ रहा है, उस कारण को, उस दोष को निवारण करना होगा, तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। और सभी दिशाओं से, यज्ञ चिकित्सा से भी, और सभी चिकित्सा पद्धति से। तो ये, और हमारी कमजोरी क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, उसको जानना होगा और उसको निकालना होगा, दूर करना होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ ओम, धन्यवाद। ये अतिशय सुंदर और महत्वपूर्ण जानकारी हमारी बहन कल्पना जी, कविता जी और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय सभी दे रहे हैं। और सच में जो आज आपने अभी ने बताया कि दिनचर्या ये बहुत ज़रूरी है, कि ना कि हम अभी से योग सीख रहे हैं। अब जब से योग हमें पता चला, योग हमने अभी से फॉलो करना शुरू कर दिया, मगर हमारी दिनचर्या क्या है? सुबह हमें 5 बजे बिल्कुल उठना है। आज भी हम कभी-कभी थक जाते हैं तो नहीं उठते हैं। क्यों नहीं उठते हैं? क्योंकि उठना ज़रूरी है। सुबह उठने से हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। जैसे आपने बताया है कि हमारे पूर्वज आज भी पता है 5 बजे से पहले ही 4 बजे से उठना शुरू हो जाता है। मगर अभी ये सब कुछ बदल गया है, उल्टा-पुल्टा हो गया है। इसकी वजह से भी जो बीमारियाँ हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो ये सुंदर बात, और बहुत कुछ बोलना है, फिर मैं बाद में बोलूँगी। अब मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आप आइए, आपका स्वागत है। जी, आदरणीय आदि जी, क्षमा करिएगा मुझे संचालन के लिए कहा गया था और वो कुछ नवरात्रि के कारण मैं थोड़ा पीछे हो गया। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय सभी सदस्यों का जो निरंतर और सक्रियता से स्वास्थ्य और आहार के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं और जो आज का चिंतन का विषय है हमारा समग्र स्वास्थ्य। मैंने कल भी चिंतन किया और कुछ समय से जब से योगाहार से जुड़ना हुआ, उसके आसपास से ये चिंतन आगे बढ़ रहा है कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम इस तरह की घटनाओं को क्योंकि ये तो निश्चित है कि मृत्यु को आना है, लेकिन हम असमय और अकारण और व्याधियों से मृत्यु हमारी ना हो, उसके लिए हम सचेतन और चेतना के साथ कार्य कर रहे हैं। उसके लिए योग और आहार का होना नितांत आवश्यक है ही है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे तो या हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो तभी संपूर्ण स्वास्थ्य कहा जा सकता है। और देखने में ये आया कि हमारे शरीर में हलचल होनी चाहिए और हमारे भोजन की भी शुद्धता 100% हो, ये आवश्यक है।
लेकिन असल में बात ये है कि ये भोजन और स्वास्थ्य यानी हम जो अच्छा हमारा स्वास्थ्य रहे, उस शारीरिक गतिविधियाँ अच्छी रहें, मानसिक गतिविधियाँ अच्छी रहें, उसके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है हमारा आहार। मैंने कई योगियों को पढ़ा है, जिन्होंने को अचल रहे, एक जगह पे निष्ठावान रहे, स्थिर रहे, कभी हलचल उनके शरीर में नहीं हुई और हज़ारों या सैकड़ों साल तक उनको उनका जीवित रहना रहा। हमारे ही इस युग में जिस समय हम बात कर रहे हैं, ऐसे कई लोग रहे, ऐसे कई सिद्ध पुरुष रहे, जो एक करवट बैठे हैं और उन्होंने अपने जो उनमें आस्था रखने वालों लोग हैं, उनको स्वस्थ किया और अपने आप भी स्वस्थ रहे। ये कारण क्या था? तो तब बात मेरी समझ में ये आती है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। लेकिन आज के दिन अगर हम उदाहरण देखते हैं और मेरे आस-पास के ही मैं अगर उदाहरण दूँ, अपना ही उदाहरण दूँ, अपने गाँव के उदाहरण दूँ या मुझे जहाँ जाने का मौका मिलता है वो उदाहरण दूँ, तो हमारे भोजन में जो हमारे हमने भोजन करना चाहिए, अच्छा-अच्छा भोजन हम समझते हैं, वो तो ज़हरों से नितांत पटा हुआ है और ये सबसे बड़ी विडंबना आज की है। हम योग कर लेंगे, निश्चित ही आज की जीवन शैली में पूज्यवर स्वामी रामदेव जी महाराज के अ, अखंड पुरुषार्थ से कोने-कोने में योग जा चुका है और योग की स्थापना हो चुकी है और बच्चे से और बुजुर्ग तक योग की आवश्यकता पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हमें अपने आहार पर ध्यान देना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर का बढ़ना, उसका घटना कैल्शियम, पोटेशियम की जो जो हमारे आवश्यक तत्व हैं, हमारे शरीर में भी उन तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनकी हम मिट्टी के स्वास्थ्य को रखने की बात करते हैं। लेकिन मिट्टी के स्वास्थ्य से मानव स्वास्थ्य तक जो तत्व हैं, वो बैलेंस नहीं हैं और जब ये तो अलग बात है, लेकिन उसमें अगर पॉइज़न्स या ज़हर का इनपुट अगर मिलता है, तो बड़ा ही कठिन हो जाता है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले कुछ योगाचार्यों या कह सकते हैं आयुर्वेदाचार्यों से बात करी और घर में स्वयं पिताजी से बात करी। तो हम इस विषय पर हम और योगाहार की बातें सामने आईं, तो इस विषय पर आते हैं आखिरकार कि हम सभी लोग किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आहार के तहत और अगर कहें तो सभी आहार में कुछ न कुछ परसेंटेज इन ज़हरों को ले रहे हैं, जिसके निदान के लिए योगाहार का मंच भी है। और वो यानी शब्द कठिनता के साथ मुँह से निकल रहे हैं और जीभ उसको साथ नहीं दे रही है बात बताने में। लेकिन इस तरह की घटनाएँ जो हम देख रहे हैं, ये तो योगाहार में क्योंकि हम एक-दूसरे को जानते हैं, लेकिन हमारे आस-पास इतनी घटनाएँ आंदोलन के तौर पर, अभियान के तौर पर और युद्ध स्तर पर हो रही हैं। प्रत्येक दिन इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं और आहार उन सब में प्रमुख है। अगर हम अभी भी नहीं चेते, तो संभवतः इस विषय की जो ज्वाला है या इस विषय की जो तासीर है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, समग्र स्वस्थ, ये बहुत बढ़ने वाली है और इस तरह के उदाहरण बहुत सामने आने वाले हैं। बात ये है कि हम निश्चित ही अगर योग कर रहे हैं, तो करना ही चाहिए हमें। इस बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, कुछ न कुछ डिटॉक्स तो हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि मानसिक स्वास्थ्य को कंट्रोल करने के लिए या शारीरिक स्वास्थ्य को कंट्रोल करने के लिए लिया जाने वाला आहार, आहार ही हो, विष्णु हो। हालाँकि इस पे बात काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं वापस आता हूँ आपके पास और आदरणीय सदस्यों के पास। आदरणीय अ, ओंकारनाथ जी के पास मैं आऊँ, उनसे पहले डॉक्टर किशोर दुबे सर, आपके पास मैं आना चाहता हूँ। जी। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है
और एक बिंदु आपने जो रखा उसी पर मैं ध्यान देना, सदन का जो चिंतन है उस चिंतन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य जो होता है सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, उससे भी बेहतर होना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य। और मानसिक स्वास्थ्य, जैसा हमारे कुछ साथियों ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे रहना, ये आज के स्कूल कॉलेज में करिकुलम में पढ़ाया नहीं जाता। उल्टा ये मानसिक स्वास्थ्य गलत कैसे करना, निगेटिव कैसे करना, यही हमारे टीवी और व्हाट्सएप और बाकी जो भी व्यवहार होते हैं, अखबार होते हैं, इसमें पढ़ाया जाता है। हालांकि जो बिंदु कहे गए हैं उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो योगा प्राणायाम है ही, लेकिन उसी के साथ साथ में मैं एक 25 साल के पहले अरविंद आश्रम में गया था। वहां पे 95 इयर्स के एक डॉक्टर थे और वो वहां पे अलग अलग बड़े तेजी से इधर से उधर दौड़ रहे थे और कुछ जांच भी रहे थे। तो सब काम होने के बाद में उनसे मिला, मैंने बोला कि सर जी, आपकी 95 की उम्र और ये दौड़ धूप कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने एक ही फार्मूला बताया कि 3 चीजें टालो तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला कौन सी? तो बोले जो बर्तन को चिपकती है ऐसी 3 चीजों को खाना नहीं है। एक तो उन्होंने बोला बेसन, दूसरा बोला है मैदा और तीसरा बोला है ऑयल, तेल। ये 3 चीजों का इस्तेमाल करना नहीं, और करना में है तो नहीं के बराबर करना, तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह एक बहुत अच्छा फार्मूला उन्होंने दिया था। तो आहार के संदर्भ में, शरीर के संदर्भ में यह तो बात निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर जो बात है वो है मानसिक स्वास्थ्य। ये मानसिक स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहे, इसके बारे में बहुत संक्षेप में, और या बहुत जिसको हम निचोड़ बोलेंगे, बेसिक फार्मूला है। हमारे गीता में स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण दिए हैं, वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण यदि हम सब समझ लेते हैं और उसको समझकर कुछ ना कुछ उसमें से अगर हमारे जीवन में लाते हैं, तो आज जिसको स्ट्रेस मैनेजमेंट बोला जाता है, तनाव मुक्ति बोला जाता है, क्योंकि आज के मॉडर्न साइंस की जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये है, इसका भी हमने अध्ययन किया है, और स्थित प्रज्ञ लक्षण जो है उसका भी अध्ययन किया है। तो ये आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न भाषाएं है, उसका सब निचोड़ उसमें है, लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता। और पढ़ाया भी गया तो शब्द के रूप में, श्लोक के रूप में, पाठांतर के लिए, लेकिन वो जो जीवन में लाना चाहिए वो होता नहीं है। और यही जो बीमारियां बढ़ती है वो बीमारियों का एक मुख्य कारण है। मैं विज्ञान का छात्र हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम होती है, एंडोक्राइन सिस्टम में जैसा जैसा हम सोचेंगे उस प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर में निर्माण होते हैं। हम अगर गुस्से में लाए तो अलग प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर में आते हैं और वो खून में मिल जाते हैं, जो हमारा डाइजेशन और रेस्पिरेशन है, हार्ट अटैक है, इसके तरफ बढ़ जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों का हमको स्ट्रेस आता है। बहू ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, हमारे बॉस ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, छोटी छोटी चीजों को हम मन को लगा लेते हैं और इससे भी स्ट्रेस आता है। हमारे जो तनाव बढ़ने के मुख्य कारण है, एक तो है पर्सनल रिलेशंस, दूसरा बात होती है कि हमारी जो भूख है पैसा पाने की या घरेलू चीजों की, उसने 50,000 का सोफा लिया तो मुझे 1 लाख का चाहिए, उसने 10 लाख की कार ली तो मेरे पास 50 लाख की चाहिए। ये अनगिनत जो होड़ हो रही है, ये भी एक स्ट्रेस का मुख्य कारण है। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल में स्ट्रेस जितना हम कम करेंगे, जिसको हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, तो पॉजिटिव थिंकिंग यदि करेंगे तो क्या नतीजा होता है, मैंने 2 बहुत अच्छे से उदाहरण देखे हैं। एक मेरी फ्रेंड थी, करीबन 25-30 साल के पहले, कैंसर के लास्ट स्टेज पे थी, उसको कोई मिलने नहीं दे रहा था, लेकिन मेरी पुरानी फ्रेंड थी, तो इसलिए मैं गया, उनके सास को कहा कि मुझे पद्मजा से मिलना है। तो उन्होंने बोला किशोर तुम जाओ और उससे मिलो करके। तो पूरा चेहरा उनका फूला था, सब था, और इसके बावजूद वो हंसमुख दिख रही थी। तो मैंने बोला पद्मजा क्या लग रहा? तो उन्होंने जवाब दिया कि किशोर, हमने हंसते हंसते जिंदगी गुजारी है, जो काम करना अच्छा ही क्या किया है, हमने किसी का बुराई तो की नहीं है, लेकिन ये अगर व्याधि आई है तो इसको भी हंसते हंसते हम जाएंगे। और दूसरे दिन उसका डेथ हो गया। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि ये उसका हसरापन जो आया, क्यों आया? क्योंकि उसको वो स्थित प्रज्ञ लक्षण थे
हमेशा वो गीता का अध्ययन करती थी, हम लोग जो क्लास चलाते थे, तो उसका वो एक परिणाम था। दूसरा, मैंने विनोबा जी को देखा है, विनोबा जी का अंतिम जो प्रायोपेशन देखा है, तो आखिरी 10 दिन मैं रोज जाता था, उनको मिलता था, उनका उनका वो देखता था मैं। तो सब होने के बावजूद भी, प्रायोपेशन होने के बावजूद भी, कि उन्होंने पानी छोड़ दिया था, जल छोड़ दिया था, खाना पीना सब छोड़ दिया था, इसके बावजूद भी उनके चेहरे पे हंसी थी। ऐसे ही एक 2-3 उदाहरण और भी है, लेकिन अब उसमें मैं जाऊंगा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, मानसिक तान तनाव हम कैसे टाले, छोटी छोटी चीजों को हम मन को न लगावे। मन को न लगाने की एक मैं हमेशा जो उदाहरण देता हूँ, कि जैसे हम टीवी की चैनल बदलते हैं, कि अगर एक ठीक है, किसी से कुछ आनाकानी हो गई, बोलचाल हो गया, इमीडिएटली चैनल बदलो, दूसरे विषय में जाओ, तीसरे विषय में जाओ, छोड़ो उसको। यह जब तक हम हमारे माइंड को वो ऐसा ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो छोटी छोटी बातें हमको लगती रहेंगी, वो ही हमारे मन में घुलती रहेंगी, और उसी से वो जो गलत हार्मोन्स है वो निकलते रहेंगे, वो शरीर पे परिणाम करेंगे, और हमारी हेल्थ जो है वो बिगड़ते रहेंगी। दूसरा एक अंतिम उदाहरण देके मैं खत्म करूंगा, कि हमारी माइंड का जो मेकअप होना चाहिए, कि जैसा कि दो वकील होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, बहुत लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं कि जैसा बहुत कितना उनका ये हो रहा है करके वाद विवाद, लेकिन बाहर में आते हैं तो भूल जाते कोर्ट की भाषा, और दोनों साथ साथ चाय पीते हैं। यह ट्रेनिंग हमारे माइंड को चाहिए। हम जब भी चर्चा करें, वाद करें, विवाद करें, मतांतर करें, चाहे हमारे परिवार में हो, आजू बाजू में हो, या फिर जैसे कोई ऑफिस में हो, हमारे वरिष्ठों के साथ में हो, सहकारियों के साथ में हो, ठीक है, मतांतर करना, विवाद करना, वाद करना, वो सीखने की प्रक्रिया है। उसमें हमको दूसरे ने कुछ कह दिया तो उसका बुरा मानने की जरूरत नहीं है। यह छोटी सी भी प्रक्रिया हमने मान लिया, कर ली और उसको अपनाई, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस बहुत कम हो सकता है। और इस तरह से जो ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, उसको यदि हम बार बार पढ़े, तो निश्चित रूप से उसका जो चिंतन है वो हमारे मन में जाएगा। हम पॉजिटिव थिंकिंग सीखेंगे, निगेटिविटी हमारी कम करेंगे, और निश्चित रूप से हम सुयोग्य योग्य बनने का हमारे शरीर को, मन को ट्रेनिंग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी, जी आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मन की शक्ति, मन के स्वास्थ्य की बात की। स्थिर प्रज्ञ होना की बात आई है और उसके लिए मन की शक्ति चाहिए। मन की शक्ति के लिए सात्विक भोजन चाहिए। सात्विक भोजन कैसा हो? सुपोषित हो और अगर सुपोषित भोजन हो, तो हमारा जो चित्त प्रज्ञ है, हमारा और साथ में हमारा शरीर है, वो बैलेंस रहेगा और अगर हम शरीर में जो इनपुट डालेंगे यानी वो भी सुपोषित ही होगा और हम आने वाली छोटी-बड़ी जो स्ट्रेस हैं, जो चिंताएँ हैं, उसका निदान मन और अपने मन से कर सकेंगे और ये स्ट्रेस का कारण नहीं बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, आदरणीय पवन कुमार सर के पास जाता हूँ उनकी टिप्पणी के लिए। जी, धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे विचार, अच्छे अनुभवों का आदान-प्रदान की जो बात कही है, वो सिलसिला हमारा जारी रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मेरे मन में जो विचार हैं, वो इन सब विचारों से थोड़ा-सा हटके भी हैं और जो अभी तक के चर्चा हुई है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ों का डायमेंशन मैं जोड़ना चाहता हूँ। वो डायमेंशन ये है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में, अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर हम चिंतित हैं। हम मानव समुदाय के स्वास्थ्य के बारे में भी चिंतित हैं। लेकिन जो बाकी डायमेंशन है उसको हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। बाकी जो डायमेंशन स्वास्थ्य के हैं, वो बिल्कुल छूटे हुए हैं। और इस मंच के माध्यम से हमने पूर्व में भी चर्चा आई थी कि हमारा जो मिट्टी से हम जो भोजन उगा रहे हैं, उसमें अगर हम केमिकल्स नहीं डालेंगे,
तो हमें अच्छा अन्न उत्पन्न होगा। इसी तरह से ये भी चर्चा हुई थी कि जो जानवर हमारा पानी पी रहे हैं, अगर वो अच्छा पानी पिएंगे, सही पानी पिएंगे, तो वो भी अच्छा दूध देंगे और उसी का ही फिर हम अपने शरीर में पोषण के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ यह है कि हम मानव जाति के अलावा भी जो बाकी प्राणी हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी क्या हमने चर्चा कर पा रहे हैं या हम सोच भी पा रहे हैं? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हमारे मानसिक स्वास्थ्य में कुछ कमी तो नहीं है? क्योंकि अगर बाकी चीज़ों का जीवन का स्वास्थ्य नहीं है, ठीक नहीं है और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी, और उनका भी मतलब मैं केवल जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी प्राणियों के स्वास्थ्य की और उनके मानसिकता की भी बातचीत कर रहा हूँ। तो ये डायमेंशन है जिसके बारे में आप सब लोग सोचें और इसके ऊपर विचार करें। कहने को इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमने अभी तक के ज़्यादातर लोगों ने इसके ऊपर विचार भी नहीं किया हुआ है। मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति के संदर्भ में ज़रूर विचार करना चाहिए और अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार हमें दूसरों के स्वास्थ्य के प्रति भी उतना ही जागरूक और उतना ही निष्ठा के साथ काम करने की ज़रूरत है, जितना हम अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिस भावना के साथ हम अपने मानव जाति के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उतनी ही निष्ठा से या उससे ज़्यादा आज की परिस्थिति के अनुसार हमें बाकी प्राणियों के स्वास्थ्य के बारे में भी चिंतन करने की ज़रूरत है। तो हम ये पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं किया तो वही परिणाम होंगे जो आजकल दिखाई दे रहे हैं और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके दुष्प्रभाव से हम झेल रहे हैं क्योंकि हम सब कुछ स्व-केंद्रित हो गए हैं। हमने अपने आप को दूसरों के सुख-दुःख से अपने आप को समेट दिया है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे और ये स्वास्थ्य बाकी सब प्राणियों के स्वास्थ्य के बारे में अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में अगर हमें अलग से मौका मिला तो हमें इस विषय पर भी बातचीत करनी चाहिए और समझना चाहिए कि उसके लिए हमने अभी तक के क्या किया है और उसके लिए अब उनकी क्या दुर्दशा है, उसकी क्या स्थिति है और उसके आधार पर हमें अब क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। और केवल फिर हम बात करते हैं कि हम सारे प्राणियों के ऊपर बातचीत कर ली, लेकिन सारे प्राणियों को पोषण करने के लिए हमारे जो पंच महाभूत हैं, हमारी मिट्टी है, हमारा पानी है, हमारी हवा है, और भी जो चीज़ें हैं, उसका स्वास्थ्य कैसा हो रहा है? उसके स्वास्थ्य के प्रति क्या हम जागरूक हैं? उसके स्वास्थ्य के प्रति क्या हम चिंतित हैं? हाँ, हम अब मिट्टी के प्रति थोड़ा-सा जागरूक होने लग गए हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया की अगर हम विश्व को देखें, तो उसमें जितनी मिट्टी का लॉस हो रहा है और उसका हो रहा है, उसी की वजह से ही सारे प्राणी जो हैं वो टिके हुए हैं। इस तरह से पानी में जो रहने वाले जो प्राणी हैं, उनका भी जो पोषण मिट्टी, पानी की वजह से हो रहा है, उस पानी में ही अगर हम दूषण कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने की ज़रूरत है, वो है आदमी की। क्योंकि बाकी प्राणी उसके ऊपर निर्भर हो गए हैं। मानव जाति जो है वो आगे बढ़ गई है, तकनीक के रूप में एडवांस हो गई है कई सारी चीज़ों पर, लेकिन उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ये सब हरकतें जो हैं वो दिखने को आ रही हैं। तो इसका का मानसिक स्वास्थ्य सबसे पहले ठीक होगा, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होगा और बाकी प्राणियों का भी फ़ायदा होगा और पंचमहाभूत का भी फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे शरीर को जो प्रभावित कर रहा है, हमारा मानसिक स्तर, और इस मानसिक स्तर को हम निश्चित रूप से प्राणायाम के माध्यम से ही हम ठीक कर सकते हैं। बाकी जो है, जो गतिविधियाँ हैं, वो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो व्यायाम हैं और उसमें केवल अपने आप को सिद्ध करने के लिए और अपने आप की करने के लिए कि हमने इतने मिनट में इतना कर दिया, ये प्रतियोगिता की तरह मुझे नज़र आता है। मुझे सबसे ज़्यादा कई बार जो हमारे बहुत युवा साथी हैं, बहुत एक्टिव हैं, वो एक 50 प्राणायाम सूर्य नमस्कार कुछ ही मिनटों में पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन वो केवल
उसकी जो पीछे भावना होनी चाहिए, उस व्यायाम को करने के पीछे की जो भावना है, योग में भी भावना जो होनी चाहिए, कई बार ऐसा लगता है कि कहीं वो छूट तो नहीं गई है, कहीं वो मिस तो नहीं हो गई है। तो मुझे लगता है कि शारीरिक व्यायाम से ज़्यादा हमारा मानसिक व्यायाम और सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना, जिसको कि हमारे मंत्र भी कहते हैं कि सभी प्राणियों में सद्भावना हो, सभी प्राणियों का कल्याण हो। लेकिन वाकई में क्या वो हम उसका उपयोग कर पाते हैं, हम अपने जीवन में क्या उसको उतार पाते हैं? हाँ, ये संभव नहीं है कि सभी लोग ऐसा कर लें, और यह भी संभव नहीं है शायद कि कोई अकेला आदमी ही ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन उस दिशा की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी में ही सबका कल्याण है। विश्व का कल्याण भी इसी पर ही निहित है। तो अगर हम इस चीज़ों को, जो हमारे सनातन संस्कृति में, धर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं, जिसका कि हम नियमित रूप से उसका उच्चारण भी करते हैं, उसका नारे भी लगाते हैं, उसको प्रेम पूर्वक भी करते हैं, तो जब उसका उपयोग नहीं हो पाता है, ये कम उपयोग होता है, उतना ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं, और उसकी मैं तुलना करता हूँ अन्य संस्कृतियों में जहाँ पर ये चीज़ें भी नहीं करते हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा अशांति, बहुत ज़्यादा लड़ाई, मारपीट, और जो पतन हुआ है उनके समाज का, उसका कारण यह भी है कि मानसिक रूप से शायद हम उतना अपने आप को वो नहीं कर पाए और उसको एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। केवल भौतिकता के जो सुख है और भौतिकता की जो स्थिति है, उसमें ही वो खो करके रह गए। उसमें उनका मानसिक रूप से वो नहीं हो पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, और उस चीज़ को वो अपने आप को दुनिया के अन्य लोगों, प्राणियों के साथ भी और पंच महाभूत के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो ऐसी कुछ विचार मेरे मन में है। इस विचारों में और क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है, इस विचारों को हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं। निश्चित रूप से हमें सभी साथियों के भी विचार इसमें मिलते हैं, तो हमें इसको आगे करने में आसानी होगी, हमें इसको फॉलो करने में आसानी होगी। कौन सा ऐसा तरीका है कि ये सर्वव्यापी, सभी लोग इसको अपनाने की तरफ बढ़ने लग जाएं, कम से कम ऐसे क्या विचार होंगे, ऐसे क्या आइडियाज होंगे, इस बारे में भी मैं सुनना चाहता हूँ, और मैं सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। क्योंकि ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस में लाना उतना ही मुश्किल है। तो अब इस चीज़ के लिए हम पहले मानसिक रूप से अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, और इस चीज़ को हम व्यापक रूप में कैसे करने पर अपना योगदान कर सकते हैं, इस विषय पर अगर हम आगे चर्चा करें कभी सदन में, तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद सर। आप की जो ये टिप्पणी है, ये योगाहार के इस मंच पर योग को और गहनता के साथ आत्मसात करने की बात करती है। साथ ही अलग-अलग जो डायमेंशन हैं, हम, हमारा खेत, हमारे पेड़-पौधे और हमारे पशु, और कुल मिलाकर हमारी जो पारिस्थितिकी है, हमारी जो इकोलॉजी है, उसके स्वास्थ्य की तरफ आपका संकेत मुझे प्राप्त होता है। और आपके संकेत के साथ ही मुझे ये भी लगता है कि "एकाहू साधे तो सब सधें, सब साधें सब जाए"। अगर हम अपनी रोटी को शुद्ध और अच्छा बनाना चाहें, तो निश्चित ही हम अपनी ज़मीन को भी स्वस्थ करेंगे, अपने पक्षियों को, चिड़ियाओं को और अपने एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकेंगे। क्योंकि सब कारणों का सबसे बड़ा विषय है ज़हर, जो ज़हर हमारे मन में और हमारे शरीर में भर गया है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, साथ में भूमि और पेड़-पौधों का स्वास्थ्य भी ढुलमुल हो गया है। क्योंकि हमने देखा है, हमारे घरों में हमने जो रोटी तैयार करते थे, हम अपने लिए, अपनी गाय के लिए, अपनी बिल्ली और अपने कुत्तों के लिए, साथ में चिड़ियों के लिए देते थे। लेकिन वही रोटी जो कि दूषित है और ज़हरों से पटी है, वो सबको हम दे रहे हैं और सब बीमार हो रहे हैं। तो इस तरह से जो हमने सबके स्वास्थ्य को साथ लेने की बात करी, आपके माध्यम से ये संदेश भी सामने आया है। इसी क्रम में आदरणीय अ, विनय कुमार वर्मा सर, आपका हैंड रेज़ था। जी। हेलो, हेलो, हम हेलो। आपको सुन पा रहे हैं। जी। हाँ,
मैं दिनेश जी मैं कह रहा था अभी जब मैं आप लोग सुन रहा था, मैं कई बार इसकी चर्चा की, आप भी आए देखे, सारी समस्या की जड़ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो खाना है। हम सब लोग कहीं ना कहीं से चाहे जो भी बात करें, खाना हम अच्छा नहीं खा रहे हैं। इस पर चिंतन की जरूरत है। चिंतन बहुत हो गया है। जब तक लोग जमीन सही ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। हर आदमी जान रहा कि मामला गड़बड़ है, मगर जान के भी अनजान बन रहा है, खाली बात कर रहा और असलियत में बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा। मैं कई बार यहाँ भी चर्चा सुना, चाहे सेब की बात होती, चाहे मूंग की बात होती हो, बात हो रही है मगर खा तो हम लोग वही रहे कहीं ना कहीं से। तो अब चिंतन चिंतन बहुत हो गया। स्थिति बड़ी गंभीर है, हर आदमी समझ रहा है। तो सबसे बड़ी वही है जरूरत कि हम लोग खाना पे काम करना शुरू करें। जैसे मैं अपना एक एग्जाम्पल वही आपको दिखाया कि हम प्रयास किए, मैं खेती नहीं कर रहा हूँ मगर मैं जो किसान मिला मैं उसको सपोर्ट किया और उससे हम लोग खाना सब्जी जो कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं। सब्जी अच्छी खा रहे हैं, तेल हम लोग निकला के खा रहे हैं कहीं से जहाँ भी विश्वसनीय स्रोत हैं, या आटा अपना पिसवा के खाओ। ये कुछ चीजें तो हम कर सकते हैं मगर ये भी लोग नहीं कर रहे। मैं देख रहा हूँ लोग पैकेट से ले आ रहे हैं, पैकेट का तेल ले रहे हैं, पैकेट पर खाना ले रहे हैं, सब्जी घर में ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। आजकल तो और इजी हो गया है, जो ऑनलाइन वाला सब्जी मंगवा रहे हैं। कुछ किसी से मतलब नहीं, किसी को पता ही नहीं कि मैं क्या खाना, बस चिकना सब्जी हो, बढ़िया हो सब्जी, वो बस छोटा साइज हो, कहीं कुछ कहीं कोई दाग धब्बा ना हो, इस पे उलझा है आदमी। उसको कोई मतलब ही नहीं मैं क्या खा रहा हूँ। सब बात कर रहे हैं, जितने लोग हम लोग बात करें, हम लोग भी उसी कहीं ना कहीं लपेटा में हैं। कब कौन किसके लपेटा में जाए, मैं तो यहाँ सुन रहा, मैं तो थोड़े दिन से आप कार्यक्रम से जुड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि 2 लोग कम से कम जो है इतने दिन में किसी न किसी तरीके से उनकी अच्छी दिनचर्या थी वो भी इस आपदा की लपेट में आगे असामयिक लोग निधन हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि अब काम करने की जरूरत है, चिंतन के साथ काम भी करें, हम अपना खाना शुद्ध करें। धन्यवाद। जी, ये महत्वपूर्ण बात कि भोजन भोजन के लिए कार्य किया जाए और भोजन फिर हमारे लिए कार्य करेगा। क्योंकि अभी हम जिस भोजन के लिए कार्य कर रहे हैं, वो हमारे भोजन के लिए कार्य कर रहा है और वो कार्य हमारी मिट्टी में, हमारे पेड़-पौधों में, हमारे पशुओं में और हम स्वयं में हम देख रहे हैं। और ये जो आप सभी सदस्यों की जो बातें हैं, वो अलग-अलग पहलुओं को लेकर के एक ही पहलू पे आती है, हमारे स्वास्थ्य पर। और डॉक्टर रोशनलाल सर, आपका हैंड रेज़ है। जी। जी, धन्यवाद दिनेश जी। मंच को सादर नमन। निश्चित रूप से जो हमारी दोनों घटनाएं हैं वो हमें चिंतित करती है और बताती है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में चूक हो रही है। तो जैसा अभी विनय सर ने कहा कि निश्चित रूप से हम चीज़ों को मतलब हम खुद अडॉप्ट करने में कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं। तो हमें स्वयं पर चिंतन करने की आवश्यकता, और जितने लोग हम हैं इस योगाहार में जुड़े हैं, कम से कम इतने लोग भी अगर उस चीज को आगे बढ़ाते हैं और हर व्यक्ति प्रयास करे कि हम कोशिश करें कि जहाँ से हमको भोजन के चीजें हम ले रहे हैं वो इस तरह की हो कि हम वो जैविक हो, कम से कम उसमें ये विषैले पदार्थ डले हों। तो इनका अगर हम स्वयं लेना शुरू करें तो निश्चित रूप से ये कड़ी आगे बढ़ेगी। हम आज से हम लोग ये प्रयास करें, सारे योगाहार परिवार के सदस्य, कि हम आगे से भविष्य में कोशिश करेंगे कि हमें अगर कोई चीज उपलब्ध हो सकती है उसके लिए हम प्रयास करें। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ अगर हम प्रयास करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको उपलब्ध हो सकती है। अभी मैंने मतलब यहाँ पे तेल जैसा भी विनय सर बोल रहे थे, तो मैं तेल अभी जो लोकल में घानी है उनसे मैं तेल लेना शुरू कर दिया हूँ। और कुछ चीज़ें और जो है अपने मिलेट्स हैं उनको भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में लेके आऊँ और उनको खाने में उपयोग करूँ। तो प्रयास करेंगे तो शायद अच्छा होगा। और दूसरा जो हम कई सारी हमारी मिस्टेक्स होती हैं, तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं जैसे मेरे साथ हुआ, तो मैं सीढ़ियों से उतरते समय गिर गया। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रेशर है, मतलब मैं अगर सीढ़ियों से उतरते समय गिर रहा हूँ तो मानसिक रूप से मैं उस चीज़ के लिए, मतलब मैं ऐसा तो नहीं कि मैं सीढ़ी पहली बार चढ़ा हूँ पहली बार उतरा हूँ, पर मैं कहीं और था और मेरे शरीर कहीं और था। इस ऊहापोह में हमारे साथ दुर्घटनाएं हो जाती है। तो
ये एक तरह से कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाती है, तो इससे भी उबरने की हमको आवश्यकता है। तो मैं इस पर भी आप लोगों का ध्यान चाहूँगा कि इस तरह के भी हम प्रयास करें कि जो हमारे मानसिक स्थिति है इसके लिए भी हम थोड़ा सा जो हमारा योगाहार है उसमें चिंतन करें। और जो हमने समय को थोड़ा सा बदलाव किया है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर हम इसको जो योग वाला समय है उसको पुनः 1.5 घंटे अगर हो सके तो निवेदन है ऐसा मेरा सदन से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा योग पे हम जो हमारा प्राणायाम है उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं। और बाद में क्या होता है कि सब लोग कोई ना कोई काम से लग जाते हैं। मैं ज़्यादातर लोगों से मैं देखता हूँ कि हर व्यक्ति जैसे ही योगाहार खत्म होता है उसके बाद हमारी बहनें भोजन के काम में जुट जाती है। मैं भी अपना खुद का देखता हूँ कि मैं नहीं, उसके बाद मैं मोबाइल कहीं मतलब उसको वो करके और फिर मैं अपने काम में लग जाता हूँ। कुछ ना कुछ व्यस्तताएं हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति पूरे टाइम मोबाइल के पास नहीं रहता। तो वो जो उसके बाद जो हमारा चिंतन वाला समय है जिसमें हम चर्चा करते हैं, उस समय हर व्यक्ति प्राणायाम नहीं करता। तो थोड़ा सा अगर इस समय को अगर फिर से वापस वैसा कर दिया जाए तो प्राणायाम को थोड़ा सा समय मिलेगा और थोड़ा सा मानसिक हर दिन हम थोड़ा सा मानसिक उसमें वो भी करें जिससे हमारा जो मस्तिष्क है उसकी ऊर्जा थोड़ी बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन था। और निरंतर चिंतन करने की आवश्यकता है। हम महीने में 1 आध सत्र इस पर भी रखें कि हमारी चीजों की क्या स्थिति चल रही, किसी हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में जरूर बताएगा। जितने हम परिवार के सदस्य हैं तो उनसे एक बार अपना अपना व्यू जरूर लिया जाएगा। छोटी बड़ी समस्याएं हर किसी के शरीर में, तो वो अपने परिवार की और अपनी समस्याएं जरूर रखे एक बार, महीने में 1 बार, ऐसा मेरा निवेदन था। जी ओम। जी आदरणीय, आपकी जो सुझाव हैं वो सदन में आए हैं और आपने प्राणों के आयाम पे बात की। और प्राणों को 2 तरह से आयाम मिलता है। एक जो ऊर्जा हमारे शरीर के लिए चाहिए उससे, और एक जो ऊर्जा हम अ, प्राणवायु से लेते हैं। तो इस पर आगे चर्चा अवश्य होगी और साथ में क्योंकि समय ने संकेत दे दिया है, लेकिन अंतिम वक्ता के तौर पे आदरणीय मिथिलेश दीदी जी, आपका स्वागत है। ओम, सदन को नमन वंदन। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। और मैं भी बहुत थोड़ा-सा जब से योगाहार से और जुड़ी हूँ इस योग से, तो बहुत व्यस्त हो गई हूँ। अभी मैंने मैसेज पढ़ा था, आज भी मैं थोड़ा-सा लेट जुड़ी कि हमारे बीच श्रीकांत भाई नहीं रहे। तो मुझे नहीं समझ में आया, पता नहीं चला कि क्या कारण बना कि वो चले गए। और ये हमारे साथ होता रहता है हमारे आस-पास। हमारी भी एक बहन हमें छोड़ के चली गई, लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी और उम्र भी उनकी 70 साल थी, योग बहुत बढ़िया करती थी और उनका जो डेली वाला रूटीन था कार्य करने का, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जो बहनें बहुत उच्च शिक्षित हैं, उनसे ज़्यादा मैंने उनसे सीखा कि कैसे वो अपनी ड्यूटीज़ कितनी ईमानदारी के साथ करती थी, बहू के साथ, अपने बेटियों के साथ, पोते के साथ। पिछले साल ही उनके पति का स्वर्गवास हुआ था, कैसे उन्होंने उनकी सेवा की। तो सच में मैं उनसे बहुत कुछ सीख रही थी और वो हमेशा कहती थी कि मैं ऐसे ही योग करते हुए और भजन गाते हुए इस संसार से जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं बिस्तर पे लेटूँ और कोई मेरी सेवा करे, और कोई है ही नहीं सेवा करने वाला, तो करेगा कौन? तो कि मैंने अपने पति की सेवा तो कर दी, वो चले गए, लेकिन मेरी सेवा कौन करेगा? उनके मुख से अक्सर ये बात मैं सुना करती थी और ठीक जो वो मांग रही थी प्रभु से, उनके साथ वैसा ही हुआ। उन्होंने सुबह योग किया, शाम को कीर्तन होता है, नवरात्रे चल रहे हैं और सोमवार का दिन था। हमारे पास मंदिर में हर सोमवार को कीर्तन होता है, तो उन्होंने शाम का कीर्तन किया और कीर्तन के बाद वो मुझे बोल के गई
कि एक बहन थोड़ा सा लेट हो जाती है कि तू उसको ना फोन कर दियो शाम को ही कि देर ना करे, वो देर कर देती है, मुझे 5 मिनट इंतजार करना। मैंने कहा नहीं दीदी कोई बात नहीं, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, कभी कभी हम एक दूसरे की करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, मैं भी बहुत व्यस्त होने के कारण बहुत थक गई। फिर मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, क्लास लेने के लिए दूसरी बहन को बोल दिया कि आज आप क्लास ले लेना बहन, मैं बहुत थकी हुई हूँ, और सुबह के टाइम उठ करके फिर समय नहीं दे पाते हम अपने आप को रेस्ट देने के लिए। तो पता चला कि वो बहन हमारी क्लास में नहीं गई। तो मैंने उन बहन से कहा कि मेरे को जाना है आज नगर पालिका में, वहाँ मेरे को बुलाया गया था कि वहाँ मैं बहुत व्यस्त रहूंगी, आप फोन करके जरूर पूछ लेना कि मनोज बहन क्लास में क्यों नहीं आई। मेरे को अटका कि वो एब्सेंट होने वाली नहीं थी, वो बहन भी व्यस्त है, आजकल दीपावली की सफाइयां चल रही हैं घरों में, वो फोन ही नहीं कर पाई, उनके घर में बहुत सारे मिस्त्री लगे हुए थे। तो फिर अगले दिन हमें पता चला कि वो बहन तो रहा थी कोमा में चली गई। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि वो बहन कैसे चली गई। मैं घर गई, उनके बहू मिली मुझे, उनकी बहू ने बताया कि वो रात को 9 बजे के करीब खाना बना हुआ था, उनका बेटा बैडमिंटन खेलने गया हुआ था, और वो बोले कि मुझे भूख नहीं, और जैसे वो आएगा तो मैं तब खाना खाऊंगी। और वो कह रही थी कि बस उन्होंने 2 चम्मच खाना खाया, और वो बोलने लगी कि भाई मुझे तो कुछ हो रहा है, शायद मेरा बीपी बढ़ गया है या कुछ हो गया है। और बस वो तुरंत उनको हॉस्पिटल में लेके गए, और वो 2 दिन बाद ना कोई बात कुछ कह पाई ना सुन पाई, और प्रभु की शरण में चली गई। तो मैंने उनको देखा अपनी ड्यूटीज करते हुए कि कितनी निष्ठा के साथ वो हर बंदे के साथ अपनी ड्यूटी करती थी। और फिर हमें जैसे लगता है कि जैसे उनकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी, तो जब हम पूरे सात्विक तरीके से अपने कर्तव्यों को करते हैं तो कोई शक्ति है जो हमारी रक्षा भी करती है, हमारी बातें भी पूरी होती हैं। और दूसरा, ये मैंने उनसे सीखा भी, और जो हम योगा हर परिवार में इस मंच पर जितनी चर्चाएं होती हैं, तो यदि हम इनको अच्छे से आत्मसात करें, समाधान के रूप में मैं कम शब्दों में अपनी बात कहना चाहूंगी कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम परम आदरणीय स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं सभी, और उन्होंने एक राह खोल दी है जिसमें सारे समाधान है। जरूरत है, आवश्यकता है उस रास्ते पर चलने की। जैसे हम डेली मंत्र पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम पूरे विश्व की शांति के लिए कामना करते हैं। तो जैसे आपने किसी को गलत शब्द बोला तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, और जब आप मंत्र बोल रहे हैं तो वो भी काम करता है। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए अपने मंत्रों पर। दूसरा, जो स्वामी जी हमें रास्ते बता रहे हैं कि हमें यज्ञ करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए। यज्ञ करने से क्या होता है कि आप सब प्राणियों के स्वास्थ्य की कामना भी कर रहे हैं और उनको स्वास्थ्य प्रदान भी कर रहे हैं। निश्चित ही तो हमें हाँ जी, तो बहुत ही सुंदर। मेरा यही अनुरोध रहेगा सदन से कि हमें किसी भी बहाने बस अपना यज्ञ करना ही चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि फला यज्ञ कर रहा है तो शायद वो कुछ आगे निकल जाएगा या उसकी कुछ पहचान बन जाएगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और यही कहूंगी कि जो हमारे स्वामी जी महाराज हमें रास्ते बता रहे हैं, सिर्फ हमें उन पे चलने की आवश्यकता है और उसको आचरण में लाने की आवश्यकता है। जी ओम, धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी। और बहुत ही सुंदर आपने बातों को समेटा है और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है, जिस बात को आदरणीय पवन सर ने आगे बढ़ाया है, जिस बात को आदरणीय विनय कुमार सर ने कहा है कि हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे कि दूसरे की चिंता भी कर सकेंगे, और जिस बात को आप सभी आदरणीय सदस्यों ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य प्रथम स्वास्थ्य, तत्पश्चात अन्य कार्य, हम चिट्ठी लिखा करते थे। और इसी चिट्ठी के साथ मैं पहुंचना चाहता हूँ हमारे आदरणीय संभवतः आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब का हैंड रेज़ था, मैं उनके पास पहुँचता हूँ। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी श्यामबाज जी और एक कुशल और सफल संचालक महोदय। जैसा आज सदन ने चिंतन किया है और कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे सदन ने विचार दिए, सुझाव दिए
और निश्चित अब हम उस पर गंभीरता से अपना काम करेंगे, आगे और चर्चा करेंगे। विभिन्न एक एक भाई बहन से पूछेंगे उनके स्वाभाविक उसमें परिवार में किसको क्या समस्या है, क्या परेशानी है, उसका समाधान कैसे हो। आज की समय हो गया है और मैं निवेदन करूंगा कि आज आदरणीय रंजना जी से कि आज की योगाहार कार्यक्रम को यही विराम देने के लिए आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी जी, धन्यवाद आदरणीय। और आज का जो योग सत्र रहा, आदरणीय बहन सिमरन जी ने दिल्ली से योग लिया अतिशय सुंदर योग के साथ। और हम अब द्वितीय सत्र में, जैसे कि हमने आज विषय श्रीकांत भैया के ऊपर नहीं है, तो ये हम सबके लिए लागू है और ये अतिशय सुंदर महत्वपूर्ण चर्चा, चिंताजनक। और सदन में सभी ने अपने अपने जो भी है वो अपने बात अपने अनुभव और अपनी बात रखी। तो मैं सदन में बस मैं भी एक दो ही मिनट में अपनी बात रखती हूँ। जैसे कि हम योगाहार मंच पर योग शिक्षक, जैसे रोशन लाल भैया ने कहा है कि थोड़ा सा समय हमें, तो इसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा और आधा घंटा तो हमें प्राणायाम करना ही है और ये बात ज़रूरी है। और जो भी कोई व्यक्ति है, उन्होंने पहले योग में जुड़ते समय हम सब बता देना ज़रूरी है कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो समस्या है, तो थोड़ा सा योग शिक्षक उनको बताते जाएंगे हमारे। इसीलिए मैं सदन के जो योग शिक्षक है वो डेली वाले हम सब जुड़ते हैं, वो अपने क्षमता अनुसार, मैं आज भी और कभी भी मैं योग लेती हूँ तो मैं पहले बोलती हूँ कि मैं अपने क्षमता अनुसार करिए, क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं है और ना कोई खींचा तनाव होना जरूरी है शरीर के ऊपर। जैसे कि शरद भैया है और शरद भैया का अगर वेट हमें करना है तो कोई इतना नहीं है कि कोई दंड बैठक लगा देंगे और फिर फास्ट से उनको हमें रिलीज देना है, ये नहीं है। जरूरी है उनका शरीर का हमें पहले देखना जरूरी है कि वो उनकी शरीर की मूवमेंट क्या हो रही है, तो ऐसे करके धीरे धीरे हमें उनको देना है। और जो भी मैं यहाँ पर मंच पर जैसे बोलती हूँ, दंड बैठक है, ठीक है दंड बैठक, मगर आप सिर्फ आप बता सकते हो, जो करना है वो अपने क्षमता अनुसार करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये सारी क्रियाएं हम पहले ही योग शिक्षक को बताते रहते हैं कि जैसे उस दिन हमारे अशोक पटेल जी ने लिया, मैंने पहले बोल दिया दंड बैठक मत लीजिए, जो भी है छोटे छोटे अपने सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम पर ज्यादा फोकस करना है, तो ये तो अलग होता है। तो ये सारी जिम्मेदारियां के साथ हम, और जैसे श्रीकांत भैया को जो बीमारियां थी, अब पता चला उनको कुछ ब्लड प्रेशर था और फिर शुगर था और फिर उनके पैर में क्या तकलीफ, तो ये सारा जिम्मेदार, और उनका आहार और शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, मानसिक ही नहीं है, शारीरिक पर भी ध्यान देना जरूरी है। हम कितना श्रम करते हैं दिन भर, और वो भी जरूरी है। ये सारी समस्या का हमें समाधान करना है, तो अपने अंदर हमें देखना है, हमें चिंतन करना है। इसी शब्द के साथ में आज के हमारे योग शिक्षक और हमारे आदरणीय योगाहार में सभी भाई बहन जुड़े, उन सभी का मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और कल फिर से नई ऊर्जा के साथ योगाहार कार्यक्रम में मिले, तब तक सबको नवरात्र की शुभकामनाएं।